फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? एक नंबर के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। सब तरह के ये कभी कोई ये बहुत गलत इन्वायरमेंट है ये अवार्ड्स का, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो सिर्फ नेशनल अवार्ड लेने आप जाती हैं? हाँ, नेशनल अवार्ड का मुझे एक तो सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ, नेशनल अवार्ड्स में एक तो कोई टीआरपी का चक्कर नहीं होता कि टीआरपी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस करो, ये वो कुछ नहीं। अगर आप नहीं भी आएंगे, आपको पता है जब मैं किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाऊं, जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस हैं, 50 से 60 लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, वो भी इंडस्ट्री के बिगेस्ट जो भी है 50 से 60 लोग। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं, धमकाते हैं आपको बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना क्या हो गया है, आपको क्यों चाहिए कि मैं आऊँ ही आऊँ वहाँ पे? क्योंकि ये सब टीआरपी का चक्कर है। लेकिन नेशनल अवार्ड में आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई। तो दूरदर्शन पे आता है और इस तरह का कोई टीआरपी का चक्कर नहीं है, तो मुझे जाना अच्छा लगता है। ये एक बोझ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को घर पे कोई काम है, मुझे नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं मुझे 50 लोग फ़ोन कर रहे हैं, मुझे परेशान कर दिया है। जो नहीं जाता उसको ज़्यादा बुलाते हैं। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बड़ा ईगो हो गया है कि कंगना अवार्ड फंक्शन में नहीं जाती, अच्छा हुआ नहीं जाती, हमारे में आएगी अब। ये बहुत चल रहा है आजकल। तो दो लोग दोस्ती, लेकिन मेरे अवार्ड फंक्शन में नहीं आ रहे तुम। लेकिन यार, ये भी तो अवार्ड फंक्शन ही है। तो कभी ऑस्कर मिलेगा तो जाएंगी? मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने देश में, अपने देशवासियों के लिए राष्ट्रपति से जो पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा है। कंगना, आप चाहे डायरेक्टर्स हों चाहे अवार्ड्स हों, सबकी छुट्टी कर रही हैं। एक ब्रेक के लिए मैं रुक जाता हूं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कंगना रनौत पर इल्जामात और सवालात का एक और। कंगना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं आप हर चीज में आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं। आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं। आप कहती हैं यहाँ 4 खानदान हैं, उनका राज चलता है। आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। रजत सर, मैंने जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। लोग आपको ऐसा जताएंगे कि हाँ, हमारे हाथ के अंडर रहो, हमारे पपेट बन के रहो, तभी तुम्हारा अच्छा होगा। ये आप में रहम और डर जगा देते हैं ये लोग, तो आप अपने पैरों पे कभी खड़े ही नहीं हो पाते। तो मुझे तो इंडस्ट्री में, मैं ऐसा नहीं किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले, कि लोग ऐसा करें, ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है। लेकिन जो मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के, जो खानदानवाद चलता है, उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना, तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज़ में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई, तो मैंने भी कहा कि यार, आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट
सर्कल हो और आप लोग काफ़ी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। देखिए वो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है, तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप, हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फ़र्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी देखने का नज़रिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नज़रिया है ज़िंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नज़रिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों को ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया, ये वही आता है, बिकॉज आपका नज़रिया है, वो ज़रूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, जो कि जब मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है। लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने ऐसे, मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिम्पल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं, तो अपना अपना नज़रिया होता है। अभी वही चीज़ जो है अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुंच सकती। हाँ, उन्होंने रिक्कू जी को कहा था, वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे। तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफ़र की, कहते कि कंगना, बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरे अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था। तो वरुण, सैफ तो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था। लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज़ का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है, और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके। लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के लिए बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकती ना, अभी तो और जलील करना है तुमको। और आप घी डाल रहे हैं उसमें पूरा। हिम्मत, इतने गट्स, इतना कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? कॉन्फिडेंस और हिम्मत सब में होती है। हम लोग डरते किस चीज़ से हैं? क्यों हम कुछ खो देंगे? क्या खो देंगे हम? वो होती है हमारी फैमिली, उनका प्यार, उनकी इज्जत, उनके भावनाएं। इससे हमेशा हर लड़की डरती है। और अदरवाइज डर किस चीज़ का? किससे डरना? वो इंसान ही तो हैं, जो आप इंसान आप ही की तरह तो हैं बिल्कुल। तो जब ये चीज़ों से इंसान आगे आ जाता है,
उभर के आ जाता है। तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है हर उस इंसान के लिए जो कि उसको हमेशा समाज में इंसान को बड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है, ऐसा जैसे रस्सी की तरह समाज होता है। और खासकर लड़कियां, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे नहीं बोल सकती, कर सकती, खड़ी हो सकती किसी चीज़ के अगेंस्ट, लेकिन आपके दिमाग में हज़ार चीज़ें आएंगी, वो हर हज़ार चीज़ें वो होंगी जिनके प्रति आप भावुक हैं, आप प्रेम करती हैं उनसे यार, तो इंसान कॉन्फ्लिक्टेड रहता है। मेरी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो हिम्मत रखती हूँ कि हाँ, आप लोग, आपको, मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझेंगे तो अभी के लिए समझ लें, आप, मेरा समाज मुझे गलत समझेगा तो अभी के लिए समझ ले, हाँ मैं गलत हूँ। तो मुझे वो हिम्मत है, जबकि वो अच्छी नहीं है वो स्टेट जब आपको लगता है कि सब आपको ऐसा समझते हैं, आपने सबको लेट डाउन कर दिया, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, आपके आसपास कुछ भी नहीं, आप अकेले रह गए, इतना सब आप अपनों के ही अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ऐसी आपकी खुद की भावनाओं की ठेस होती है। लेकिन वो है, मुझे लगता है कि मुझे सच के ही साथ में रहना है, तो ऐसे मैं अभी तक तो मैनेज कर रही हूँ। आप पर तो वो लाइन बिल्कुल फिट होती है ना, जो करना था करगी, कित जाके मरगी। वो मेरे गाने की लाइन है। आई होप अभी मैं थोड़ा, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। आई होप कुछ मुझे एक बम्पी राइड ना मिले, थोड़ा सा आराम भी मिले ज़िंदगी में। आराम है ही नहीं मेरी लाइफ में बिल्कुल। लेकिन अगर हिम्मत दिखानी है तो आराम कैसे मिलेगा? बस वही अगर है। सबसे टकराना है, बगावत करनी है तो आराम कैसे मिलेगा? मैंने वैसे जान के तो मैं बगावत नहीं करती, पर मेरे ऐसे जैसे मैंने कहा, रास्ते में अब या तो फिर आप रुक जाएं या तो फिर आप बगावत करें, कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक डायलॉग, एक नारा लगाया करते थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो मुझे लगता है आप पर ये बिल्कुल फिट होती है बात। आप पे भी फिट होती है रजत सर।